वेलकम टू एमटी लर्निंग एक प्रभावी पहल। प्यारे दोस्तों, हमने पार्ट बी का स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीति। आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में दो बुक हैं हमारी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की सीरीज हमारी चल रही है और पार्ट बी के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ना है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के दौरान किस प्रकार की राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां आई थी, इस चैप्टर में हम उसको समझेंगे। तो आइए जरा समझते हैं फटाफट से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आइए हम अपना काम को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमको कौन कौन से टॉपिक जो है इस चैप्टर में कवर करने हैं। सबसे पहला है नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण किस प्रकार से हुआ है। दूसरा है सरदार पटेल और भारत का इंटीग्रेशन, यानी कि स्टेट्स ऑफ इंटीग्रेशन और भारत का इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं इसको, कि भारत कैसे एक हुआ, कैसे राज्यों को मिलाया गया और सरदार पटेल का क्या रोल था। तीसरे नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे लेगेसी ऑफ पार्टीशन, यानी कि जो बंटवारा हुआ उसकी लेगेसियां क्या क्या थी। रिफ्यूजी क्राइसिस था, रीसेटलमेंट था और कश्मीर इशू था। आप जानते हैं कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू रहा है। नेहरू अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और उनका क्या अप्रोच था, वो भारत को किस प्रकार से देखते थे, उसको समझेंगे। पांचवें नंबर पर आता है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत के अंदर जो है किस प्रकार से भाषाओं को लेकर के तनाव था। आप जानते हैं इंडिया मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है और मल्टीलिंग्विस्टिक होने के नाते कई सारी लैंग्वेजेस हैं और उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गया था देश की आजादी के पश्चात ही। आइए एक एक करके जरा उनको समझते हैं। नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, तो जैसे ही भारत आजाद होता है 1947 में, आप जानते हैं 14-15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। और जिस समय वो इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, ये आप सब जानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है अपनी फर्स्ट स्पीच देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्पीच से ही हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उस स्पीच को क्या नाम दिया जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में इसको कहते हैं भाग्यवधु से चित परिचित भेंट। ठीक है, तो यानी कि भारत के प्रधानमंत्री भारत को संबोधन कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं नेशन को, और अपने नेशन के एड्रेस में वो क्या कह रहे हैं, किन चीजों को समझा रहे हैं, उसको समझते हैं। वो इंडिया के सामने दो ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं कि हमको क्या अचीव करना है, हमको किस प्रकार भारत को ले जाना है। नंबर 1 है आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि हमें अपने देश के अंदर जो सरकार चलानी है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलानी है, यानी कि जो है डेमोक्रेसी को फॉलो करना है। सेकंड नंबर पर आता है द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि हमको सरकार चलानी है गरीबों के लिए भी और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि जो दलित हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनके लिए स्पेशल रूप से हमको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू एक डिमार्केट कर रहे हैं कि वी शैल रन द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुअर एंड सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप। तो ये इंडिया ने अपने एक तरीके से कहे कि अपने जो मंसूबे हैं वो क्लियर कर दिए थे कि भारत सरकार किस तरीके से आने वाले वक्त में काम करेगी। अब उसके बाद समझते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए 1947 में जिस जिस समय नेहरू भाषण दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, उसी दौरान देश के अंदर भयंकर वायलेंस होता है। आप जानते हैं पार्टीशन होता है और पार्टीशन के दौरान जो है एक प्रकार से एक तरीके से कहें कि ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, लाखों लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं, उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो वो सारी की सारी कंडीशन चल रही है, देश में कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक तरफ देश की सरकार नई चुनी जा रही, नई बन रही है। ठीक है, चुनी नहीं कहेंगे उसको, मनोनीत कहेंगे, नॉमिनेटेड गवर्नमेंट जो है अपना शपथ ले रही है और देश आजाद हो रहा था। देश के सामने तीन बड़े चैलेंजेस थे, थ्री मेजर चैलेंजेस हैं जिसको हम कैटेगराइज करेंगे। द फर्स्ट एंड मेजर चैलेंजेस वाज दैट द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड, यानी कि भारत को आकार आप किस प्रकार से देंगे, भारत तो बिखरा हुआ है। इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, इंडिया हैज अ मल्टीपल लिंग्विस्टिक कंट्री, एंड हाउ दीज मल्टीपल एलिमेंट्स वुड बी अकोमोडेटिव, वो सब आपस में अकोमोडेट कैसे होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, आपको देश बनाना है। ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। भारत ने डेमोक्रेसी को कभी जिया नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी कभी रही नहीं है। आप लोगों को कैसे बताओगे कि लोकतंत्र होता क्या है, आप लोगों को कैसे कहोगे कि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, आप फंडामेंटल राइट को मान लीजिए। लोग तो नहीं जानते ना उसके बारे में, तो ये एक चैलेंज हो गया इंडिया के सामने। तो ये सेकंड चैलेंज था। थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। अब आपको डेवलपमेंट भी करना है, गरीबी है, लाचारी है,
और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है फंडामेंटल राइट के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी दिए गए हैं। हमने इसको 11th क्लास में पढ़ा है, समझा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो है स्टेट को गाइड किया जाएगा कि आपको कैसी पॉलिसी बनानी है। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने: डेवलपमेंट, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड शेप द नेशन। आइए आगे समझते हैं सरदार पटेल का क्या रोल था और सरदार पटेल थे कौन। आइए समझते हैं कि उस समय क्या स्थितियां रही थी। देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के साथ ही द पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वाज आल्सो लेफ्ट। It means that what is the paramountcy? First of all, we have to understand that what is the paramountcy. Basically, the paramountcy is a type of a government, or can we say that it's a rule of crown. एंड व्हाट इज द क्राउन? देखिए, ब्रिटिश सरकार का जो है एक राजा या रानी होता है जिसको क्राउन कहा जाता है। तो भारत के ऊपर वो रूल कर रहे थे, लेकिन भारत के अंदर जो राजा थे वो राजा ब्रिटिश सरकार के ही तो अंडर में रूल कर रहे थे, अलग से तो नहीं थे। तो जब देश आजाद हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने देश को खाली कर दिया, तो वो जो राजा थे वो भी आजाद हो गए। तो राजा जो आजाद हो गए, अब वो भारत का हिस्सा थे या नहीं थे वो अब उनके ऊपर छोड़ दिया गया। वो तो कहा भाई हम आजाद हो गए, अब हमारी मर्जी कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, ये भारत के अंदर तो कोई सरकार है ही नहीं जिसका वो हिस्सा थे। इसीलिए भारत के सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अब क्या करें, क्योंकि इंडिया आजाद नहीं हुआ। 565 रियासतें, 565 प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए, अलग अलग स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, एक पूरा बिखरी हुई टेरिटरी इंडिपेंडेंट हुई थी। अब सरदार पटेल कौन थे, इनको समझते हैं। देखिए, सरदार पटेल उस समय जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे देश के। ठीक है, शशि थरूर जो है एक बड़े लीडर हैं आज के, इन्होंने कहा है कि भारत को बचाने वाले ही जो है सरदार पटेल थे। सरदार पटेल के साथ एक और नाम आता है वीपी मेनन, वो भी उस समय राज्य सरकार में व्यक्ति थे, सॉरी स्टेट मिनिस्टर थे। दो कैटेगरी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। तो वीपी मेनन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, जिस प्रकार पटेल का रहा है। दोनों ने मिलकर के काम किया है, या ये कहें कि सरकार ने किया है, नेहरू भी एक सबका एक योगदान रहा है, लेकिन पटेल के नेतृत्व में ये काम हुआ है। अब समझते हैं कि पटेल का थोड़ा इतिहास को समझते हैं कि हैविंग मेड हिज रिमार्क ऑन द सत्याग्रह खेड़ा, 1918 में जो है पटेल का नाम बहुत फेमस हुआ था। इन्होंने सत्याग्रह किया था गुजरात के खेड़ा में, और जो है बरदोली में भी इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, महात्मा गांधी के काफी अच्छे नजदीकी मित्र रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के नजदीकी मित्र रहे हैं, और जो है लेकिन यहाँ पर कुछ इनजस्टिस देखने को रहा है इतिहास के अंदर कि जो है पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। ठीक है, नेहरू को बना दिया गया, और बाद में इतिहास दोबारा दोहराया गया, और जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो पटेल का नाम को जो है हटा दिया गया, या कहे कि जो है उनको मना कर दिया गया कि आप रहने दीजिए, नेहरू को बनने दीजिए। तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। खैर, ये इतिहास की बात है, आज के वक्त में इसका कोई अर्थात नहीं है। हम समझते हैं कि पटेल का क्या योगदान रहा है। देखिए, व्यक्ति को जो है उसके योगदान से जाना जाना चाहिए, ना कि उसके इतिहास से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझेंगे कि जब अलग अलग जो है राज्य आजाद हो गए हैं, द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड इंडिपेंडेंस। तो त्रावणकोर कहाँ है? त्रावणकोर आज की डेट में केरला का हिस्सा रहा है। तो त्रावणकोर के राजा ने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि हम तो आजाद रहेंगे। हैदराबाद के जो राजा थे, उसको निजाम कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि भैया हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। भोपाल के राजा ने कहा हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, और एक एक करके कई राजाओं ने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अरे भैया, भारत का जो इंडिपेंडेंस मिला था वो तो इसलिए मिला था ना कि हम एक एक देश बना करके रहेंगे, पर देश तो बना ही नहीं। यहाँ तो हर राजा कह रहा है कि हम तो इंडिपेंडेंट होकर के रहेंगे, यानी कि देश तो पूरा बिखरा हुआ था। देखिए, हमने दो मैप लगाए हैं कि बीच में सरदार पटेल हैं और एक साइड जो है बिखरा हुआ भारत है, टूटा हुआ, और दूसरी तरफ एक भारत है। तो पटेल ने ही इसको एक किया है, इसलिए ये यहाँ पर जो है इनको पिक्चर को डिपिक्ट किया गया है। और उस दौर में जो राजा कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट होंगे, वो राजा अपनी प्रजा के साथ या अपनी जनता के साथ जो है कोई डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। जब वो फॉलो ही नहीं कर रहे थे, कोई डेमोक्रेसी थी ही नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उन राजाओं को अलाउ कर दिया जाए? जनता ने आजादी मांगी है ना ब्रिटिश सरकार से, तो आजादी उनको मिलनी चाहिए। राजा कहां से आ गए बीच में? तो ये पूरा एक सिस्टम बिखरा हुआ था उस समय, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो आपको लेक्चर समझ में आ रहा है? आप लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। ये मैप दिखाया गया, इस मैप के जरिए समझिए। देखिए, ऑरेंज और पिंक दो प्रकार के यहाँ पर कैटेगरी दिखाई गई हैं। जो पिंक कैटेगरी है वो प्रिंसली स्टेट है, और जो ऑरेंज कैटेगरी है वो ब्रिटिश इंडिया है। तो ब्रिटिश इंडिया आजाद हो गया है। जो ऑरेंज पिंक कैटेगरी है वो प्रिंसली स्टेट है, वहां पर पैरामाउंटेसी के जरिए रूल हो रहा था, और पैरामाउंटेसी खत्म हो गई। अब ये जो प्रिंसली स्टेट है ये भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो ऑरेंज वाला ब्रिटिश इंडिया, और जो है ये पिंक कलर का प्रिंसली स्टेट। अब ये पूरा भारत बिखरा हुआ है। ऑरेंज कलर वाला तो हमारे पास है,
लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट है ये हमारे पास नहीं है। भारत सरकार की क्या अप्रोच रही है? देखिए, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस थे वो चाहते थे कि राज्य स्वतंत्र रहें। ठीक है, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, ये राज्यों की स्थितियां थी। दोनों ही ने इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया था। और पटेल ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत को एक करने के लिए। पटेल ने भारत को एक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया। उस दौरान जो है 26 छोटे राज्य थे, उड़ीसा में थे एक बड़ा राज्य था, 14 बड़े राज्य थे, 119 स्मॉल बहुत छोटे राज्य थे। तो कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी प्रकार के राज्य थे। भारत सरकार ने क्या नीति अपनाई उसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीति है और इसको पटेल के नेतृत्व में इसको फॉलो किया गया, उनकी लीडरशिप में ही इसको फॉलो किया गया। The first policy is that the people of most of the princely state clearly wanted to become the part of Indian Union। यानी कि जिस प्रिंसली स्टेट की जनता भारत का हिस्सा बनना चाहती है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। जनता चाहती है मिलना तो वो मिलेगा। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। यानी कि भारत सरकार जो है अड़ेगी नहीं, फ्लेक्सिबल नीति को अपनाएगी, यानी कि लचल रहेगी। ठीक है, कि भैया अगर हमें देश को मिलाना है, अगर थोड़ा बहुत राजा कुछ मांग रहा है तो ठीक है, हम उसको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल हमें देश को एक करना है। तो फ्लेक्सिबल नीति का जो है फॉलो किया गया। Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over a demarcation of a territory and the integration consolidation of a territorial boundary of the nation had assumed supreme importance. It means that कि जो ज्यादातर जो देश राज्य रहे हैं उनको अपने क्षेत्र में मिलाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए, क्षेत्रफल को एक करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने देश को एक कर लिया और आपके देश के अंदर कोई एक राज्य ऐसा बचा हुआ जो अलग देश है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपनी टेरिटरी को कंप्लीटली यूनाइट करना, उसको कंप्लीटली डिमार्केट करना, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको सबसे प्राथमिक रूप में रखना चाहिए। ये भारत सरकार की 3 बड़ी नीतियां रही हैं। अब कई राजाओं ने जो है आजादी के आते आते जो है राजाओं ने साइन कर दिया, लेकिन कुछ राजा ऐसे रहे, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर और जूनागढ़ भी एक राज्य रहा। बाद में वहां पर प्लेबेसाइट, प्लेबेसाइट को समझेंगे क्या होता है। और प्लेबेसाइट मतलब जनमत संग्रह, यहाँ पे जनता का राय लेकर के उसको मिला लिया गया भारत में। ठीक है, तो ये कुछ राजाओं ने प्रॉब्लम करी, बाकी सब भारत का हिस्सा बन चुके थे। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। हैदराबाद को समझते हैं पहले। देखिए, हैदराबाद में मैप के जरिए समझिए पहले कि हैदराबाद कहाँ पर है। ठीक है, तो ये रेड कलर का दिखाया गया है और उसके चारों तरफ देखिए किसकी बाउंड्री, ये कौन से एरिया में कवर कर रहा है। कुछ महाराष्ट्र का पार्ट है, कुछ आंध्र तेलंगाना का पार्ट है और कुछ पार्ट कर्नाटका का भी है। तो ये पार्ट में जो है हैदराबाद स्टेट उस समय रहा था। और सबसे बड़ा जो है प्रिंसली स्टेट रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो है पार्ट रहा है। और जो हैदराबाद के जो किंग थे उसको निजाम कहते थे, वो एक रईस, बहुत रईस आदमी थे, दुनिया के बड़े रईसों में उनका नाम आता था। लेकिन हैदराबाद का कहना था कि हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो ठीक है, आप टाइम भी ले लीजिए, कहाँ मना है। कितना टाइम चाहिए? 2 महीने, 4 महीने, और टाइम उनको दिया गया, 6 महीने तक का टाइम दिया गया। और इसी टाइम के दौरान जो है एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया। कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? इस एग्रीमेंट का मतलब ये था कि हम जो है सोचने का टाइम ले रहे हैं, तब तक हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। स्टैंड स्टिल मतलब जो जहां पोजीशन पर है वैसे ही रहेगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हैदराबाद के अंदर उस दौरान जनता आंदोलन करने लगती है निजाम के रूल के खिलाफ। निजाम जो रूल कर रहा है वो अब जो है ऑपरेसिव रूल कर रहा है, जनता उसके खिलाफ है, जनता आंदोलन करती है। और आंदोलन के दौरान जो है कई महिलाएं और बच्चे भी उसका हिस्सा होते हैं। और जो निजाम है उसकी एक सेना होती है रजाकार। ठीक है, एक रजाकार उसकी पैरामिलिट्री होती है और वो रजाकार आर्मी से कहता है कि जाइए ऑपरेशन जाके सप्रेशन कीजिए, लोगों को जो है दमनकारी नीतियों को फॉलो कीजिए, लोगों को मारिए। और बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम्स को पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है। नॉन मुस्लिम का मतलब वहां हिंदू से ही होता है। ठीक है, और कुछ अलग धर्म के सरदार और अन्य धर्म के कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मेनली वो जो है नॉन मुस्लिम का मतलब यहाँ हिंदू ही है। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हैं। तो उसको पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है, लेकिन फाइनली फिर इंडियन आर्मी जो है, सरदार पटेल अपनी इंडियन आर्मी को भेजते हैं और भेजने के बाद उसके साथ युद्ध होता है। युद्ध तो कह नहीं कहेंगे, एक लड़ाई कहेंगे, जिस कारण जिसमें वो हार जाता है। युद्ध तो एक बड़ा शब्द होता है, वॉर एक बड़ी शब्द होता है। एक छोटी बैटल हुई, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का जो है नाम दिया गया था। और बाद में जो है हैदराबाद ने फिर भारत का हिस्सा हो गया, एक्सेशन हमने उसको कर लिया। दौरान एक शब्द और निकल करके आता है। ठीक है, एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट है और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए गए थे कि वो भारत का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है?
मणिपुर ने भी इसके ऊपर साइन करी है, मणिपुर के राजा ने इस पर साइन कर दिए, लेकिन जनता के दबाव में जो है मणिपुर के राजा ने वहां पर इलेक्शन करवाए। जून 1948 में वहां पर इलेक्शन हुए, मणिपुर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वहां पर इलेक्शन कराए गए। अब इलेक्शन के अंदर जो है इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो असेंबली चुन करके आती है, उस असेंबली के अंदर जो कांग्रेस के लीडर हैं वो कहते हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा हो जाए, लेकिन जो बाकी अन्य लीडर हैं वो लीडर ये कहते हैं कि जो है वो लीडर ये कहते हैं कि वो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिस कारण से असेंबली के अंदर एक डिबेट की कंडीशन आ जाती है और राजा के ऊपर एक दबाव बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली राजा जो है इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के साइन करते हैं कि ठीक है हम भारत का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ शर्तों के साथ वो भारत का हिस्से बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि वहां की जनता इससे कुछ नाराज भी होती है और जो आने वाले वक्त में वहां पर कई आतंकवादी घटना और इंसर्जेंसी का पार्ट बनती है, हम उसको आगे वाले चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे। इस सीरीज में इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे के पार्ट को कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को, अपनी क्वेरीज को लिखते भी रहिए। थैंक यू सो मच।